जय हिंद होमगार्ड साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी विद अनिकेत पर। साथियों, आज की क्लास यूपी होमगार्ड वालों के लिए साथियों वरदान साबित रहने वाली है। अगर साथियों आज की क्लास में साथियों आपने 40 से साथियों 50% करेक्ट कर लिए तो साथियों आप अपना यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन 100% समझे, है ना। क्योंकि साथियों आज तक जितनी भी एग्जाम स्टडी विद अनिकेत चैनल पर क्लास कराई गई साथियों, उन सबसे ज्यादा इस क्लास में मेहनत और साथियों सबसे ज्यादा समय, क्योंकि साथियों इस क्लास में साथियों इतनी मेहनत की जितनी भी और क्लासें साथियों इस चैनल पर पढ़ी हैं उनमें नहीं। क्योंकि साथियों इस क्लास को बनाने में पूरा साथियों 7 दिन का समय लगा है। क्योंकि साथियों इस क्लास में वो प्रश्न रखे गए हैं, अगर साथियों आप यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो साथियों आपको इस क्लास से साथियों 70 से प्लस प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100%, है ना। तो साथियों क्लास में बने रहिए और साथियों अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट कीजिए कि आपके प्रश्न इस क्लास में कितने सही रहते हैं, है ना। क्योंकि साथियों अब समय बहुत नजदीक है, 2 से 4 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में। तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट हमने बेसिक 7 दिन बाद निकाला है, लेकिन साथियों ये प्रैक्टिस सेट अगर आप पढ़ के जाएंगे तो साथियों हमारा कहना है, हमारा मानना है कि आप 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि साथियों इस क्लास में साथियों अगर पढ़ेंगे तो अगर साथियों आपने आधी क्लास ली आधी छोड़ दी तो वो तो बात है नहीं, अधूरा ज्ञान साथियों खतरनाक साबित हो सकता है ना। साथियों ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, पहला ही प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिया गया साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो बताइए साथियों उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। 75 जिले हैं, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, 75 जिले। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछा जा रहा है, भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति है। बताइए साथियों इनमें से भारत के विधि नियम के अनुसार सबसे ज्यादा शक्ति निहित है। तो साथियों संविधान हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, संविधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो साथियों वो जिला चमोली जिला था, है ना। चमोली जिला था जहां पर साथियों चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और वो भी साथियों किसके विरुद्ध में हुआ था, वो साथियों वन कटाई के विरुद्ध में हुआ था चिपको आंदोलन शुरू, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जा रहा है, चमोली जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आरपीएफ का साथियों आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए साथियों कि इनमें से आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, रेलवे पुलिस फोर्स या रिजर्व पुलिस फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा साथियों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों आरपीएफ का पूर्ण नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित राजवंश में से किससे संबंध है। तो साथियों ये गंग राजवंश से, है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों, इनका संबंध गंग राजवंश से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जो साथियों बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, निमोनिया। साथियों बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प है जो राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है। तो साथियों ये 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला राष्ट्रीय उद्यान और साथियों सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ये आपका यहाँ पर गलत है, गलत पूछा जा रहा है। तो साथियों सरिस्का टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किन क्रांतिकारियों की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। तो बताइए साथियों इनमें से किन क्रांतिकारी वीरों की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद या राजेंद्र लाहिड़ी, राजा महेंद्र प्रताप या लाला हरदयाल, बाटेश्वर दत्त या उपयुक्त सभी। तो साथियों ये सभी वीर क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश भूमि से हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों।
अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बताइए साथियों, इनमें से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में कहां आयुष्मान वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है? तो बताइए साथियों, हाल ही में कहां आयुष्मान वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है? तो साथियों ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में साथियों आयुष्मान वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है ना, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किस जिले से, उत्तर प्रदेश के साथियों किस जिले से आप इस क्लास को देख रहे हैं? तो साथियों एक बार अपने जिले का नाम कमेंट करें, और साथियों लाइक कर दें, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो साथियों अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया, हाल ही में बताइए साथियों, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपीट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो बताइए साथियों, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपीट ये साथियों यूएन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा साथियों 2025 में जारी की गई है। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यूएन यूनाइटेड नेशंस, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए साथियों कौन होता है मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष? बताइए कौन होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों सर्वोच्च न्यायपाल और एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, है ना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के अंदर साथियों सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए साथियों SHRS के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, या संबंधित राज्य के राज्यपाल, या साथियों हो जाएंगे इनमें से सर्वोच्च न्यायपाल के मुख्य न्यायाधीश? तो आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, इनकी नियुक्ति साथियों संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों, हाल ही में किस भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों नियमित किया गया है? तो बताइए साथियों हाल ही में किस भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियमित किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों जस्टिस सूर्यकांत को, है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों, हाल ही में आरबीआई, बताइए साथियों हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो साथियों वो दी है नेपाल को, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल को साथियों आरबीआई ने भारतीय रुपए उधार देने की अनुमति दे दी है ना। नेपाल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया, हाल ही यहाँ पर पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत देश ने किसके साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? साथियों यहाँ पर 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है किसके साथ? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों ये फ्रांस के साथ किया है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों, समझौता किया गया है फ्रांस हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया साथियों, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये साथियों सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। और साथियों क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट में जरूर बताएं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो साथियों रेड हार्ट जरूर कमेंट करें, और अपने
साथियों जिले का नाम कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दें। चलिए साथियों, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी तथा उसके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा योग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों गंडक लघु हिमालय है जो उद्गम स्थल के संबंध में योग सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रेंद नदी किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो साथियों ये रेंद नदी है जो सोन नदी की प्रमुख नदी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, सोन नदियों की। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो साथियों ये साथियों जो है असम का है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों जो ये कामाख्या मंदिर है ये साथियों असम का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में ताल छठ को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बताइए साथियों इनमें से प्रमुख नदी ताल छठ को प्रभावित करने वाली कौन सी है? गंगा हो जाएगी, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो साथियों आपकी यहाँ पर करेक्ट जो नदी दी गई है वो गंगा नदी दी गई है, जो साथियों ताल छठ को प्रभावित करती है। ये प्रमुख नदी हो जाएगी आपकी गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्लास में एंड तक बने रहिए, क्योंकि साथियों आधा और अधूरा ज्ञान साथियों ज्यादा ही खतरनाक साबित रहता है ना। तो साथियों पूरी क्लास को शुरू से एंड तक बात कीजिए, और साथियों और अपना जो स्कोर कार्ड आपका बनता चल रहा है, कितने परसेंट गलत हो रहे हैं आपके, कितने सही हो रहे हैं, तो वो एक बार कमेंट जरूर करके बताएं, जिससे हमें पता चल सके आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो साथियों आपका यहाँ पर प्रश्न आपका दिया गया, साथियों भारत के किस राज्य में बम्ब जिला दर्रा स्थित है? बताइए साथियों भारत के किस राज्य में बम जिला दर्रा स्थित है? तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है और रिट अधिकार से संबंधित है? तो साथियों ये अनुच्छेद 226 जो है साथियों ये रिट अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 226। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छे से समझना साथियों। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? साथियों आप काफी बार एग्जाम में क्या करते हैं, ये नहीं देखते साथियों नहीं पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है या नहीं, ये मेन फोकस आप रखा करें। आप गलत प्रश्न इसी से कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, न कि ये पूछा जा रहा है आवश्यक है। तो साथियों आपका यहाँ करेक्ट जवाब होना चाहिए, वह बिना किराया दिए और अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। साथियों उसे किराया भुगतान करना पड़ेगा, है ना। और वह बिना किराया दिए अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो साथियों ये जो संशोधन 86वां है इसके दौरान जोड़े गए थे, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का भाग 6 किस अध्याय में राज्य विधेयक को संबंधित प्रावधान है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान भाग जो 6 है ये अध्याय राज्य विधेयकों से संबंधित प्रावधान है। किससे है? तो ये साथियों अध्याय जो 3 है ना, अध्याय 3 है, इससे संबंधित है प्रावधान। तो आपका जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? बताइए साथियों राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ये साथियों 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था, है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल पहली महिला कौन थी? बताइए साथियों अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय पहली मूल महिला कौन थी? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों कल्पना चावला थी, है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कल्पना चावला जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला रही है ना। ऑप्शन डी आपका
करेक्ट जवाब हो जाएगा कल्पना चावला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए साथियों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? और साथियों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक साथियों ये डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों, परमाणु कार्यक्रम का जनक जो डॉक्टर होमी भाभा को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए इनमें से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? विश्व बैंक समूह का सदस्य साथियों जो क्यूबा बैंक है ये नहीं है, क्यूबा देश है जो ये साथियों विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कौन सा संगठन GATT का उत्तराधिकारी है? बताइए साथियों कौन सा संगठन है जो GATT का उत्तराधिकारी है? तो साथियों आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी WTO। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों इसमें मेन कारण होता है साथियों जो पीयूषका है ना, कैल्शियम की कमी और पीयूषका के कारण बौनेपन के लिए जिम्मेदार है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, होमोसैपियंस शब्द किसने दिया है? बताइए साथियों होमोसैपियंस शब्द है ये किसने दिया था? तो आपका जवाब होना चाहिए जो सी लिनियस थे, इन्होंने साथियों होमोसैपियंस शब्द का पहली बार साथियों उच्चारण या वार्तालाप किया था, है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा सी लिनियस, इन्होंने साथियों होमोसैपियंस शब्द का प्रयोग किया था, है ना। चलो अगला प्रश्न साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की किस शाखा को महान बृहद कहा जाता है? तो साथियों इसका जवाब होना चाहिए महायान को साथियों बौद्ध धर्म की शाखा को महान बृहद कहा जाता है। तो इसका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा महायान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना दिल्ली के में हुई थी। बताइए साथियों कहाँ पर हुई थी? तो ये साथियों फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा फिरोज शाह कोटला मैदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। बताइए साथियों भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना बताइए इस देश में आपको भरना है कि काल में की गई थी? तो उसका जवाब हो जाएगा साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में की गई थी, है ना। इसका यहाँ पर जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में की गई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेली और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? तो साथियों वो दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, है ना। कोचों को साथियों द्रोणाचार्य दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस करने से संबंधित हैं? बताइए साथियों जसराज किस करने से संबंधित हैं? तो साथियों ये जो है ये मेवाती करने से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा मेवाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर पूछा जा रहा है एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों ये की गई थी 2009 से 2010, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा 2009 से 2010 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों ये चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा साथियों भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो बताइए साथियों इनमें से कौन थी जो साथियों सर्वप्रथम अभिनेत्री रही है साथियों फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तो आपका जवाब होना चाहिए सुचित्रा सेन जो थी ये साथियों सर्वप्रथम फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री रही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सुचित्रा सेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो साथियों यहाँ
इसका जवाब होना चाहिए साथियों ये केरल में किया गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट। बताइए साथियों भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन है जो ये किस जगह पर किया गया? ये केरल में किया गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा केरल में। चलिए साथियों अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 1932 में मुंबई से कराची के लिए एकल उड़ान भरने वाली पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो साथियों वो थे जो इनका नाम था JRD टाटा। इन्होंने साथियों मुंबई से कराची के लिए पहली उड़ान भरी थी, है ना, पहले व्यक्ति बन गए JRD टाटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी करें ना लॉन्ग कंटेंट हो जाएगा। राज्य के भीतर साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है राज्य के भीतर आपूर्ति पर कौन से कर लगाए जाते हैं? तो साथियों ये हो जाएगा इसका जवाब CGST और SGST कर लगाए जाते हैं, है ना। ये आपका जवाब हो जाएगा साथियों राज्य के भीतर आपूर्ति पर ये दो कर लगाए जाते हैं CGST और SGST। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर GST में शामिल नहीं किया गया है? तो साथियों ये जो मूल सीमा शुल्क कर है ये साथियों GST में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। तो साथियों वो पुणे को किया गया है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों पुणे को हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर घोषित कर दिया गया है। पुणे हो जाएगा आपका जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हाल ही में MGS नारायण का निधन हुआ है, वो कौन थे? बताइए साथियों वो कौन थे? गायक थे या अभिनेता या इतिहासकार या चित्रकार? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों वो एक बहुत ही बड़े इतिहासकार रहे हैं ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों MGS नारायण साथियों एक बहुत ही बड़े इतिहासकार रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। बताइए साथियों प्रकाशीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश में वनों को खेलने भागों में विभाजित किया गया है। बताइए साथियों कितने भागों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। तो साथियों इसको प्रकाशीय दृष्टि उत्तर प्रदेश वनों को साथियों जो 6 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। 6 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बताइए देश का राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? रामायण साथियों एक धार्मिक पुस्तक है, गीता भी एक धार्मिक पुस्तक है, कुरान भी एक धार्मिक पुस्तक है साथियों। जी ये संविधान है ये साथियों राष्ट्रीय पुस्तक घोषित की गई है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। एक बार साथियों ये जवाब दें संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए सभी छात्र संविधान दिवस कब मनाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा लिया जाता है एग्जाम में कि संविधान दिवस बताइए कब मनाया जाता है किस डेट में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो साथियों ये जो इसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना द्वारा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। साथियों आगे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रश्न रखे गए क्योंकि साथियों मैंने आपसे जब कह दिया इस सेट में साथियों आपके 80% साथियों एग्जाम में फंसने हैं तो फंसने हैं 100%, है ना। तो साथियों अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों अगला प्रश्न आपको संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी ये साथियों 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो साथियों ये स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो साथियों इसकी जो खोज थी ये दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया जाता है?
तो साथियों हिंदू सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानघाट जो है ये साथियों मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो साथियों बताइए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो साथियों सरस्वती नदी को माना गया है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए साथियों नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा साथियों, या मध्य प्रदेश, या ग्वालियर, या राजस्थान? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों उत्तर प्रदेश का, है ना। उत्तर प्रदेश का साथियों जो नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश। साथियों अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बताइए साथियों उत्तर प्रदेश जो है ये गेहूं का, या मक्का, या सरसों, यहाँ पर सरसों दिया गया था। बताइए साथियों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इनमें से किन फसल का है? तो आपका जवाब होना चाहिए गेहूं फसल का। साथियों उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन चुका है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों मोहनजोदड़ो जो है ये साथियों सिंधु में स्थित है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म साथियों 563 ईसा पूर्व में, और वो भी साथियों लुम्बिनी वन में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, बिंबिसार, या चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक सम्राट? बताइए साथियों मौर्य समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तराइन का जो प्रथम युद्ध था ये 1191 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका जो है ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो बताइए साथियों दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी, या शाहजहां, या अकबर, किसने की थी? तो बताइए साथियों यहाँ पर अकबर मान लीजिए लिखा नहीं है, किसने की थी? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों इसकी स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बताइए साथियों वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? तो साथियों ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन साथियों जो है ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरुद्ध हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरुद्ध हुआ था? तो साथियों ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताइए साथियों गांधी इरविन समझौता जो था ये किस वर्ष हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते साथियों, निम्न में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यहाँ पर साथियों जो कोट देवजी है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? साथियों नहीं है पूछा जा रहा है। और साथियों जो ये चुनदड़ो है ये भी है, कोडची है, देसलपुर है। जो ये साथियों सौगौरा है ये नहीं है। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों ये हड़प्पा स्थल में नहीं है सौगौरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का संविधान के जनक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों भारत का संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फादर, है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों इस
मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है साथियों वो 6। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी कब लागू की गई है? भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी कब लागू की गई है? तो साथियों ये जो है 2017 में लागू की गई है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, खजुराहो के मंदिर किस शैली के लिए उदाहरण है? जो खजुराहो के मंदिर है साथियों ये किस शैली के लिए उदाहरण है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा नागर के लिए है ना। खजुराहो के जो मंदिर है ये नागर शैली के लिए उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों जो हरित क्रांति है इसका संबंध कृषि उद्योग से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कृषि उद्योग हरित क्रांति का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, पंचायत राज्य की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो साथियों पंचायत राज्य की शुरुआत जो है ये राजस्थान राज्य से हुई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए साथियों पेड़ों में जल का जो परिवहन है ये किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम या पेरिकाइमस या मेरिटिस या फ्लोएम? तो आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाना चाहिए जो जाइलम है इसके द्वारा साथियों पेड़ों का जल परिवहन होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जाइलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, शायद आपने हाई स्कूल के एग्जाम में पढ़ा हो। अजंताएं की गुफाएं जो साथियों ये किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइए साथियों सत्यमेव जो जयते है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद? तो आपका जो करेक्ट जवाब यहाँ पर होगा तो साथियों उपनिषद हो जाएगा। साथियों सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद ग्रंथ से लिया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों होमगार्ड जो दिवस है ये साथियों 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, काकोरी कांड है जो ये किस वर्ष हुआ था? तो साथियों उसका जवाब होना चाहिए 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? तो साथियों इसका जो संबंध है ये ग्रामीण विकास से है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विटामिन ए की कमी से, बताइए साथियों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ कि विटामिन जो ए की कमी है साथियों इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, बेरीबेरी या रतौंधी? तो आपका जो जवाब हो जाएगा साथियों वो इस प्रश्न का जो जवाब रहेगा विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी का रोग होता है। ऑप्शन ए आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है ये रतौंधी करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों वो है जो मुरादाबाद, नाम आपने सुना होगा साथियों। मुरादाबाद जो शहर है ये उत्तर प्रदेश का पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अवधी भाषा के कवि हैं तुलसीदास, जायसी, उस्मान या उपरोक्त सभी? तो साथियों जो अवधी भाषा के कवि पूछे जा रहे हैं ये साथियों तीनों जो हैं ये अवधी भाषा के हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तुलसीदास, उस्मान, जायसी ये साथियों तीनों जो हैं अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री को साथियों आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है अंतरिक्ष यात्री जो है उसको आकाश का रंग नीला या काला या सफेद या पीला कैसा दिखाई देता है? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों, क्योंकि अंतरिक्ष डेफिनेटली जो बादल होते हैं उससे काफी ऊपर होता है, तो साथियों अंतरिक्ष यात्री को हमेशा आकाश का रंग जो है वो साथियों काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रही है? तो साथियों बहरुद्दीन तैयब जो है ये साथियों भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रही हैं। ऑप्शन डी आपका
करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों इनमें से इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और साथियों आपको एक बात और क्लियर करनी है कि जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है ये साथियों मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है ना। लेकिन इसको साथियों जो इसका नारा सर्वप्रथम लिया था तो वो भगत सिंह ने लिया था, क्योंकि इसका प्रचार भगत सिंह द्वारा किया गया था, है ना। और साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए साथियों जो चिपको आंदोलन है ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो साथियों ये वन कटाई के विरुद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा, वन कटाई के विरुद्ध। चलिए ये साथियों चमोली जिला में हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जो चिपको आंदोलन है ये साथियों वन कटाई के विरुद्ध हुआ था और चमोली जिले में हुआ था, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या अंटार्कटिका महासागर? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो साथियों प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत और पाकिस्तान, साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच बताइए शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो बताइए साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला का समझौता है ये साथियों 1972 में हुआ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों जो म्यांमार है ये साथियों भारत के पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो साथियों सारस या किरण हो जाएगा। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो वो मोर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यूपी होमगार्ड में महिलाएं किस वर्ष से शामिल की गई? तो साथियों यूपी होमगार्ड में जो महिलाएं हैं वो साथियों 1952 से शामिल की गई थी, है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में? तो साथियों लखीमपुर जो खीरी है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में है। और साथियों सबसे छोटा हापुड़ है ना। सबसे छोटा हापुड़, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो जाएगा लखीमपुर जो खीरी है ये साथियों उत्तर प्रदेश का जिले का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? लखनऊ, मेरठ, झांसी, वाराणसी? तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों जो वाराणसी है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों यूपी पुलिस की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? ये साथियों 1863 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 99 प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? साथियों जो गोरखपुर है ये साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है? बताइए साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब आप कमेंट में ने बताइए साथियों, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सरस्वती या यमुना? इसका जवाब आप सभी साथी कमेंट में ने कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। और साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएं। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें। और साथियों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों ये अंतिम क्लास रहेगी यूपी होमगार्ड की, क्योंकि मैंने इसमें साथियों बहुत मेहनत की इस क्लास को बनाने में। साथियों आप इस क्लास को चाहे रट लीजिए चाहे रिवाइज मार लीजिए, अगर आपका दिमाग शार्प है तो साथियों आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो साथियों इस क्लास में जो प्रश्न आपको दिए गए हैं इसमें से साथियों आपको एग्जाम में 80 प्रश्न आपको प्लस देखने को मिलेंगे, ये बात का हमारा दावा है ना। क्योंकि साथियों इस क्लास में हमें बहुत मेहनत लगी। और साथियों एक प्यारा सा इमोजी जय हिंद का जरूर सेंड करें, है ना।
और आपका जो एग्जाम है 25 अप्रैल और 26 और 27 अप्रैल। इसका मतलब हमारी क्लास में आए, इसका मतलब आपको बैठना नहीं है, आपको रिवाइज मारते रहना है प्रश्न। तो साथियों, जिससे आपका जो प्रश्न जो पीछे से आप रिवाइज करते रहेंगे, इससे आपका ही फायदा होगा, है ना। लेकिन साथियों, इस क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो साथियों, इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लें और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपके रिजल्ट के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।